हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ केंद्रीय बजट 2022 देश की मुख्य जो बातें होंगे उसके उस पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट 2022 देश पेश किया गया है। तो इस बजट की जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अब पहला पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स क्या है, मतलब गवर्नमेंट पैसा खर्च कहाँ करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो गवर्नमेंट का जो मेन मेजर सोर्स है वो 53% जो है वो टैक्स और शुल्क से आता है। 36% है कर्ज उधारी से आता है, मतलब गवर्नमेंट लोन लेती है, कर्ज लेती है। 5% है वो गैर कर्ज पूंजी से आता है और 6% है वो गैर कर राजस्व से आता है। तो ये मेजर इनकम का सोर्स है। गवर्नमेंट खर्च कहाँ करती है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 23% जो मेजर पोर्शन है वो केंद्र सरकार की योजनाओं पे खर्च होती है। केंद्र सरकार की योजनाओं जो होती है दो तरह की होती है। एक केंद्रीयकृत योजनाएं होती है जो कि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होता है। दूसरा होता है सीएसएस, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, जिसमें होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम बनाती है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाती है, दोनों मिलकर खर्च भी करती है। तो बिहार के संदर्भ में हम लोग अभी देख सकते हैं कि बिहार में 55 सीएसएस स्कीम चल रही है। जो 20% है वो ब्याज भुगतान पे खर्च होती है। गवर्नमेंट होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है, तो उस पर जो ब्याज भुगतान होता है, लोन इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता है वो 20% मेजर पोर्शन चला जाता है। 16% है जो कि टैक्स शुल्क में से राज्य को जो हिस्सा दिया जाता है। अभी लगभग 41-42% जो दिया जाता है वो इसी मेजर पोर्शन से दिया जाता है राज्यों के हिस्सा। 16% में से 15% है जो वेतन, पेंशन और अन्य पे खर्च होता है। 10% है जो वित्त आयोग एवं अन्य के जो अंतरण होता है, जो रिकमेंडेशन पे वित्त आयोग पे हम लोग जो ट्रांसफर करते हैं स्टेट को, वो 10% हो गया। 8% जो है जो डिफेंस पे खर्च होता है, 8% सब्सिडी पे खर्च होता है। तो ये जो मेजर पोर्शन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा कहाँ आती है और कहाँ खर्च होती है। अब हम लोग बजट पे बातें करते हैं तो बजट जो है इस बार का बजट वो 39.45 लाख करोड़ का है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे ये है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट पेश हुआ है, वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए, उसमें अगले 25 वर्षों के लिए रोड मैप का खाका इसमें खींचा गया है। आर्थिक विकास दर जो 22-23 में जो 9.2% रखने रहने का अनुमान लगाया गया, मेजर पोर्सन है, क्योंकि कोरोना टाइम में हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट था वो काफ़ी कम हो गया था। एक पीएम गति शक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि जो इकोनॉमिक जो वृद्धि होगी है वो सतत विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 7 जो मेजर पोर्शन कंपोनेंट है, जिसमें कि सड़क हो गया, रेलवे हो गया, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग एवं लॉजिस्टिक बुनियादी सेवाएं हो गया। इसको आर्थिक समृद्धि का मेन 7 कंपोनेंट कहा गया, जिसको कि 7 इंजन के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया इस बजट में। अब है कि इस बार पहली बार है जो डिजिटल करेंसी की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक डिजिटल रुपया लाया जाएगा जिसको कि लीगल टेंडर इसको माना जाएगा। अभी है कि लीगल टेंडर मतलब हो गया कि अगर कोई लेन देन करता तो वैध माना जाएगा, अगर डिजिटल करेंसी देता तो वो लेने से वो इनकार नहीं कर सकता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा। इस पहली बार बजट में कहा है जो क्रिप्टो करेंसी हो या डिजिटल संपत्तियों के आय पे 30% टैक्स लगाने की बात कही गई। मेजर कंपोनेंट है 30%। इसके साथ साथ एक सीमा से अधिक लेन देन करते हैं तो 1% टीडीएस, टीडीएस हो गया टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जहां पे आप काम करते हैं वहां उस सोर्स पे वो टैक्स लगाया जाता है। इसके साथ साथ जो 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की बात की गई है। इसी प्रकार जो 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिस है उसको भी कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की बात कही गई। इसमें हम लोग देख सकते हैं जो बिहार के जितने भी पोस्ट ऑफिस है वो कोर बैंकिंग से ऑलरेडी वो जुड़ चुका है। एजुकेशन के मामले हम लोग देखते हैं तो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा का जो यूनिवर्सलाइजेशन करने की बात कही गई है।
एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही। कोरोना टाइम में देखते हैं कि जो क्लासेस वगैरह सब बहुत ज़्यादा बंद हो चुका है, यूनिवर्सिटी क्लासेस नहीं चल रहे। तो इस संबंध में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई है, जहाँ से ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसमें कहा गया कि जितने भी भारतीय की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उस पे शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि बिहार में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो भोजपुरी है, मगही है, अंगिका भाषा है, वो सब भी इसमें बिहार के लोगों को ये लाभ होगा कि ऐसी भाषाओं में भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये जो नेट हब स्पोक मॉडल पे ये आधारित होगा। हब स्पोक मॉडल मतलब होगा कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी मेन इंस्टीट्यूशन है, वो एक दूसरे से नेटवर्क से जुड़े रहेंगे, जिससे कि डिजिटल यूनिवर्सिटी में सभी जो मेन मेन यूनिवर्सिटी है उसका लोग फायदा उठा सकता है। इसी प्रकार एक टर्म है पीएम ई विद्या। इसमें वन क्लास वन टीवी चैनल की बात कही गई है। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो टीवी चैनल है सब, उसको जो चैनल टीवी चैनल है, सपोज कि दूरदर्शन में, इसको संख्या 12 से बढ़ा के 200 करने की बात कही गई है। इसमें 1 से 12वीं तक की जितने भी बच्चे होंगे उनको क्षेत्रीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में इसको एजुकेशन देने की बात कही गई है। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको याद रखने की आवश्यकता हो सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। किसी भी बजट के लिए हेल्थ का प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 86,200 करोड़ का हेल्थ के लिए बजट रखा गया है। इसमें डिजी हेल्थ प्लेटफॉर्म स्थापित करने की बात कही है, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, जिससे क्या होगा कि जितने भी दूर दराज के लोग हैं उनको, मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराया जा सकते हैं। कोरोना टाइम में काफी इसकी जरूरत पड़ी थी कि दूर दराज के लोगों को इलाज कैसे किया जाए। तो इसके लिए इस बजट में डिजी हेल्थ प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करने की बात कही गई है। एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें कहा गया कि जितने भी कोरोना काल में लोगों को मानसिक जो परेशानियां हुई हैं उनको उनको ऑनलाइन मदद करने की बात कही गई है, उनको साइकोलॉजिकल हेल्प करने की बात कही गई है। इसके लिए 23 उत्कृष्ट टेली सेंटर हेल्थ सेंटर बनाने की बात कही गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है हेल्थ के सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हम लोग देखते हैं तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान बनाने की बात कही, जो 7 इंजन है उस पर काम करने की बात इसमें कही गई है। 7 इंजन का एक मेन है सड़क एवं रेलवे भी था। तो यहाँ पे कहा गया कि एक्सप्रेस मार्ग बनाया जाएगा, तो 25,000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाने की बात कही गई है, जिससे कि लोगों एवं वस्तुओं का आवाजाही अधिक मूवमेंट अधिक तेज गति से हो सके। इसके लिए जितने भी जो पर्वतीय एरिया है, माउंटेन एरिया, उसके लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम बनाने की बात कही गई, जिससे कि दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र में आसानी से रोपवे के माध्यम से लोग आ जा सके। इसके लिए पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे भी इसको 8 रोपवे बनाने की बात कही गई है, जिसकी कुल लंबाई होगी जो 60 किलोमीटर होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार इस तरह की व्यवस्था पर्वतीय क्षेत्र के लिए की गई है। इसके साथ साथ पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट मॉडल के आधार पर 4 स्थानों पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाने की बात कही गई है। डिफेंस के सेक्टर में हम लोग देखते हैं तो इस बार जो बजट रखा गया है वो 5.5 5.25 5.25 लाख करोड़ का बजट रखा गया। इसमें मेन है कि पूंजीगत व्यय के लिए अलग से 1.52 लाख करोड़, यार छूट गया है, लाख करोड़ यहाँ पे बजट रखा गया है। पूंजीगत व्यय रखने के लिए ये है कि जितने पूंजी निर्माण होंगे, जैसे कि नए हथियार, नए विमान, नए युद्धपोत, अन्य साजो सामान इससे खरीदे जा सके। इसके साथ साथ जो स्टार्टअप एवं जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनको रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के लिए 25% बजट अलग से रखने का प्रस्ताव इसमें कहा गया है कि इनोवेटिव जो वर्क है उसको डेवलपमेंट, उसको प्रोत्साहित करने के लिए 25% बजट अलग से रखने का प्रबंध किया गया है। जितने भी रक्षा
खरीदारी होगी, जो रक्षा पूंजी व्यय होगा उसको 68% कहा गया कि जो घरेलू उद्योग दो से ही खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई। जितने भी रक्षा खरीद होगा उसका 68% एक मेजर पोर्शन होता है, 68% जो खरीदारी होगी वो घरेलू उद्योगों से ही की जाएगी। अब एक इस बजट में प्रोविजन आया कि ऑर्गेनिक खेती की बात कही गई है। ऑर्गेनिक खेती हम लोग देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने पहली बार जो बिहार से गंगा किनारे जो 13 जिले जो है वहां पे ऑर्गेनिक खेती करने की बात कही है। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो मॉडल है उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपनाया है। तो इस बजट में हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक खेती पे विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए किसानों को डिजिटल एवं हाईटेक सर्विस के तहत जो किसान ड्रोन है, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खेती है और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भागीदारी को बढ़ाने की बात कही है, जिससे कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों को डिजिटाइजेशन करने, कीटनाशक को छिड़काव के लिए किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें गंगा कॉरिडोर को डेवलपमेंट करने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि पहले चरण में गंगा किनारे की गंगा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें 5 किलोमीटर गंगा किनारे के दोनों तरफ 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में जो जैविक खेती करने की बात की गई है, यहाँ पे रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक साथ और कही है कि जो 2023 को मोटे अनाज मतलब मोटे खाद्यान्न का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में भी जो घरेलू खपत बढ़ाने के लिए फसल कटाई के बाद जो मोटे अनाज होते हैं उसके फसल कटाई के बाद उसको मैनेजमेंट करने की बात इस बजट में कही गई है। अब एक नया टर्म है गिफ्ट सिटी। ये जो अहमदाबाद में जो गांधीनगर है, जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, उसको अहमदाबाद में स्थित है। वहां पे बोला गया कि जो गांधीनगर में एक गिफ्ट सिटी बनाई जाएगी जहां पे विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय के स्थापित करने की बात की गई है। ये जो विदेशी विश्वविद्यालय होंगे जो देश के जो कानून है उससे मुक्त होंगे, जिससे कि अधिक से अधिक वहां पे उसको अपना कार्यक्रम चलाने का मौका मिल सके। इस जो गिफ्ट सिटी है यहाँ पे वित्तीय प्रबंधन माने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित जैसे कोर्स पेश करने की अनुमति दी गई है। यहाँ पे एक जो गांधीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र भी स्थापित करने की बात कही गई, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो लीगल वे में समयबद्ध तरीके से विवादों का निपटारा किया जा सके। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है वो लंदन और सिंगापुर के तर्ज पे ही गांधीनगर में भी एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाने की बात इसमें इस बजट पे कही गई है। अब एक टर्म है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना, जो कि पहले भी हम लोग चर्चा किए गए हैं कि आर्थिक समृद्धि एवं सतत विकास के लिए जो 7 इंपॉर्टेंट इंजन के रूप में इसको 7 कंपोनेंट को बनाया गया। इसमें सड़क हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट, बंदरगाह हो गए, सार्वजनिक परिवहन हो गए, जल मार्ग हो गए, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है। इसमें हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा। इसके साथ साथ कहा गया कि जितने भी स्टेशन होंगे उसको एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट से जोड़ा जाएगा, उसको डेवलपमेंट करने की बात कही गई है, उसको प्रोत्साहित करने की बात कही है। तो ये एक स्टेशन एक उत्पाद काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो 100 है 100 पीएम गतिशील कार्गो टर्मिनल भी बनाने की बात कही गई। ये मल्टी मोडल टर्मिनल लॉजिस्टिक सुविधाएं को प्रदान करेगा। तो इंपॉर्टेंट है 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने की बात इसमें कही गई है। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भी इसमें एक योजना लाई गई है, पीएम विकास योजना, जिसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास अब पूर्वोत्तर परिषद के जरिए करने की बात कही गई है। इसके लिए पीएम विकास पहल के लिए 1500 करोड़ का व्यवस्था की गई है। साथ साथ जो आयुष जो मेडिकल का एक पार्ट होता है, आयुष को भी बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को 181 करोड़ रुपए देने का प्रावधान इसमें कहा गया है। अब एक केन बेतवा परियोजना, केन और बेतवा जो नदी है एक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, उन दोनों को जोड़ने के लिए केन बेतवा परियोजना के लिए बजट का प्रोविजन किया गया है।
इसमें कहा गया कि 44,605 करोड़ की लागत से केन बेतवा लिंक जो परियोजना है उसको चालू की जाएगी। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना का पार्ट होगा केन बेतवा योजना। इससे फायदा ये होगा कि 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी, लगभग 62 लाख लोग को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मेजर जो पोर्शन है जहाँ पे वाटर का काफी शॉर्टेज होता है, वहां पे लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति करने की बात कही गई है। इसमें 103 मेगावाट हाइड्रो तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन इससे किया जाएगा। इसके साथ साथ केन बेतवा के अलावा पांच रिवर है उसके लिए भी डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई। काफी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा कि केन बेतवा के साथ साथ जो दमन गंगा पिंजार जो नदी है, ताप्ती नर्मदा जो नदी है, गोदावरी कृष्णा है, कृष्णा पेनार है, पेनार कावेरी है, ये पांचों नदी को भी जोड़ने के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है तथा इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो ये जो बजट है, बजट 2022-23 का जो मुख्य बातें थी उसका मैंने उल्लेख किया है। बजट काफ़ी डिटेल होता है, तो इसके अलावा भी कई पॉइंट हैं जिसकी चर्चा मैं आगे भी आपके साथ करूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसको अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।